जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। पिता और पुत्र के प्रेम में इतना अंतर क्यों? ये कहानी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहने वाले एक परिवार की कहानी है। इस परिवार में सुंदर लाल जी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, वो करोड़पति थे। उनके पास जो है 3-4 कारोबार थे। सुंदर लाल जी को जब पता चलता है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उनके घर में खुशियां आने वाली, तो सुंदर लाल जी बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं और नए मेहमान की आने की तैयारी कर रहे होते हैं। 9 महीने पश्चात जब सुंदर लाल जी की पत्नी की डिलीवरी हो रही थी, तो सुंदर लाल जी की पत्नी एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म देने के पश्चात जो है स्वर्ग सिधा जाती। अब तो सुंदर लाल जी ये समझ नहीं पा रहे थे कि अपने बच्चे का पालन पोषण वो अकेले कैसे कर पाएंगे। वो इसी गम में डूबे हुए थे। उन्हें पता चलता है कि उनके दूर के रिश्ते में जो रामू काका हैं, जहां पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, रामू काका के यहाँ पर रामू काका के बेटे और बहू का कार एक्सीडेंट में जो है मृत्यु हो गई है और उनकी बहू 8 महीने की प्रेग्नेंट। सुंदर लाल जी अपना गम भूलकर वो तुरंत ही रामू काका के पास जाते हैं और रामू काका को हिम्मत बनाते हैं कि रामू काका, आप ये मत सोचिए कि आप अकेले रह गए, आपका ये बेटा अभी आपके साथ है, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। सुंदर लाल जी जब ये बात कहते हैं तो रामू काका के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। रामू काका कहते हैं कि मेरा बेटा बहू ही नहीं, मेरा पोता भी मेरे से बिछड़ गया जो कि अभी आने वाला था। बताओ मैं कैसा दादा हूं जो अपने पोते का आगमन भी नहीं देख पाया। तो सुंदर लाल जी कहते हैं रामू काका से, काका आपको भी परिवार की आवश्यकता है और मुझे भी अपना परिवार पूरा करना है। रामू काका, क्या आप मेरा सहयोग देंगे? रामू काका से सुंदर लाल जी कहते हैं कि काका आप मेरे पिता समान हैं, आप मेरे पिता ही हैं और आपको भी पता होगा कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। छोटा सा बच्चा है मेरा, अभी तो उसका नामकरण भी नहीं किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अकेले कैसे उसका पालन पोषण कर पाऊंगा। वो आपका पोता है। जैसे ही रामू काका ये बात सुनते हैं तो वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी परिवार की आवश्यकता है, मुझे भी पुनः मेरा बेटा और मेरा पोता मिल जाए। रामू काका को पूरे आदर सत्कार के साथ सुंदर लाल जी अपनी कोठी में लाते हैं। वो रामू काका को अपने पिता की तरह मानते थे, उन्हें पूरा आदर सत्कार देते थे और रामू काका भी सुंदर लाल जी को अपने बेटे की तरह और उस बच्चे को अपने पोते की तरह मानते थे। बच्चे का नामकरण होता है और उसका नाम रोहित रखा जाता है। अब तो रोहित ही रामू काका का संसार बना हुआ था।
वो रोहित के साथ खेलते थे, उसके साथ समय व्यतीत करते थे और वो धीरे धीरे अपने सारे गम भूल चुके थे। और यहाँ पर सुंदरलाल जी भी सही प्रकार से अपने कारोबार में ध्यान दे पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि सुंदरलाल जी अपने पुत्र से प्यार नहीं करते थे, वो भी अपने पुत्र पर जान देते थे। थोड़ी थोड़ी देर में रामू काका को फोन करके पूछते थे कि रोहित क्या कर रहा है, इस समय कहाँ है। उन्हें बड़ा ध्यान था अपने बेटे का। क्या होता है कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और रोहित 5 साल का हो जाता है। अब उसका स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। और रामू काका रोहित का सारा काम स्वयं करते थे, जबकि घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सुंदरलाल जी भी कहते थे रामू काका से, रामू काका आप बस रोहित के पास रहा करिए, आप कोई काम मत किया करिए, इतने नौकर क्यों है घर में। तो रामू काका कहते कि बेटा मुझे रोहित के काम अपने हाथ से करने में बहुत आनंद आता है। रोहित को चॉकलेट मिल्क बड़ा पसंद था। रामू काका रोहित को उठाते ही पहले ब्रश करवाते, हाथ मुंह धुलवाते और उसके लिए चॉकलेट मिल्क तैयार करते थे। और उसके बाद उसका लंच तैयार करते थे और उसे स्कूल छोड़ने भी खुद जाते थे रामू काका, और स्कूल से लेने भी खुद जाते थे। इसके बाद वो रोहित में खो जाते थे और रोहित के साथ पूरे दिन खेला करते थे। रामू काका को तो अब संसार मिल चुका था। एक दिन क्या होता है कि सुंदरलाल जी उठते हैं और देखते हैं कि आज रोहित को रामू काका तैयार नहीं कर रहा स्कूल जाने के लिए। तो वो रामू काका को आवाज देते हैं, काका जी कहाँ हैं आप। तो रामू काका आते हैं, हाँ बेटा बोलो। काका आज क्या रोहित स्कूल नहीं जाएगा। तो रामू काका कहते हैं, आज बेटा उसके स्कूल की छुट्टी है, तुम कहो तो मैं उसे जगा दूं। तो सुंदरलाल जी कहते हैं, नहीं काका उसे मत उठाइए, मैं उसे देख कर ही प्रसन्न हो जाऊंगा। और वो रोहित के कमरे में जाते हैं, रोहित को देखते हैं और सुंदरलाल जी बहुत खुश होते हैं। उन दोनों के लिए तो रोहित ही संसार था, सुंदरलाल जी के लिए और रामू काका के लिए। अब वो नीचे आकर तैयार होते हैं, कपड़े वपड़े पहनकर नाश्ता वास्ता करके सुंदरलाल जी अपने काम धंधे पर जा रहे हैं। तभी सुंदरलाल जी रामू काका से कहते हैं, रामू काका आप तो आजकल देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे रोहित बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो नई नई शैतानियां करनी सीख रहा है। मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं वो शैतानी करते हुए अपने को चोट ना पहुंचा दे। तो रामू काका कहते हैं कि बेटा वो तो तेरा बेटा है, मेरा तो वो पोता है। उन्हें तो सुना ही होगा, बेटे से ज्यादा पोते से लगाव ज्यादा होता है। वो मेरी जान है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, तू बेफिक्र होकर अपने काम पर जा। सुंदरलाल जी मुस्कुरा देते हैं और उसके बाद वो कहते हुए जाते हैं कि काका कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कर लेना, मैं आपका फोन चाहे कितनी भी जरूरी मीटिंग में हूं आपका फोन जरूर रिसीव करूंगा। तो उसके बाद सुंदरलाल जी चले जाते हैं ऑफिस अपने भाई काम धंधे पर। यहाँ पे क्या होता है कि रामू काका को याद आता है कि कोठी के अंदर बहुत सारा ऐसा सामान है जो यूज में नहीं आ रहा और बेफालतू में रखा हुआ है। तो रामू काका नौकरों की सहायता से कोठी के पीछे की साइड ही एक स्टोर रूम था, बहुत बड़ा स्टोर रूम बना रखा था, वहां पर रखवा रहे थे। अचानक ही
रामू काका को आभास होता है कि रोहित उन्हें पुकार रहा है, दादू दादू। ये देखिए, दिल से दिल का कनेक्शन। किसी को आवाज नहीं आती और आवाज आ भी नहीं सकती थी भाई। कोठी के अंदर से और पीछे की साइड स्टोर रूम बना हुआ है जहां पे वो सामान रखवा रहे हैं, और रामू काका को आवाज आती, किसी को नहीं आती। रामू काका तुरंत भागते हुए जाते हैं और नौकरों से कहते हैं कि कमरे को लॉक कर देना, मैं जो है जा रहा हूं रोहित को देखने। वो रोहित के कमरे में पहुंचते हैं और वास्तव में रोहित उठ चुका था। रोहित पुकार रहा था, दादू दादू, और रो रहा था। वो तुरंत ही रोहित को अपने कलेजे से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा क्यों रो रहा है, तेरा दादू यहीं पे ही है। और उसे रोहित को उठाते हैं, उसे ब्रश करवाते हैं, उसका हाथ मुंह धोते हैं और उसे जो है किचन में लेके आते हैं और चेयर पर उसे बैठा देते हैं और कहते हैं, अब बेटा मेरा क्या पिएगा? तो रोहित कहता है, चॉकलेट मिल्क। तो चॉकलेट मिल्क जो है बनाने में लग जाते हैं रामू काका रोहित के लिए। अब रोहित तो शैतानियां करता ही था, उसे पता नहीं क्या नई शैतानी सूझती है, वो वहां से उठकर पता नहीं कहां चला जाता है। रामू काका चॉकलेट मिल्क बनाकर जैसे ही पीछे घूमते हैं, रोहित तो वहां पे था ही नहीं। अब रामू काका को बहुत चिंता होती है। रामू काका सभी नौकरों को आवाज देते हैं, सभी जो है रोहित को ढूंढने में लग जाते हैं। कोठी का कोना कोना छान लिया जाता है, लेकिन कहीं भी रोहित नहीं दिखाई देता। वो बाहर आस पड़ोस में भी पूछते हैं, कहीं पर रोहित नहीं मिलता। अब तो रामू काका की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ठहर जाती हैं। रामू काका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन्हें लगता है जैसे उनका संसार उजड़ गया। वो तुरंत ही सुंदरलाल को फोन करते हैं और कहते हैं, सुंदरलाल को फोन करके कहते हैं कि बेटा रोहित कहीं नहीं मिल रहा है, उसे हर जगह हमने ढूंढ लिया है। उस समय सुंदरलाल जी मीटिंग में थे। जब वे बात ये सुनते हैं तो अपनी मीटिंग छोड़ देते हैं और तुरंत वो अपनी कोठी पर पहुंचते हैं अपनी कार से। और सुंदरलाल जी रामू काका से कहते हैं, काका ये कैसे हो गया? वो कह रहे हैं, मैं उसके लिए चॉकलेट मिल्क बना रहा था, इतनी देर में रोहित कहीं उठ के कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा, हर जगह ढूंढ लिया। अब तो सुंदरलाल जी भी ढूंढने में लग जाते हैं अपने बेटे को, लेकिन रोहित का कहीं पता नहीं चल रहा। जैसे ही वो कोठी के पीछे की तरफ पहुंचते हैं तो सुंदरलाल जी की नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर जाती है जो कि खुला हुआ था। वो रामू काका से पूछते हैं, काका क्या आज स्टोर रूम में कोई सामान रखवाया था आपने? रामू काका कहते हैं, हाँ बेटा, कोठी के अंदर बहुत सारा ऐसा सामान था जो यूज में नहीं आ रहा था, वो मैंने स्टोर रूम में रखवाया था। तभी मुझे आभास हुआ कि रोहित बेटा मुझे पुकार रहा है, दादू दादू। मैं तुरंत वहां पे चला गया था और नौकरों से कहा था कि दरवाजा लॉक कर देना, और नौकर जो है दरवाजा लॉक करना भूल गए हूं। अब जो है वो एकदम से दोनों के मुंह से निकलता है, कहीं रोहित स्टोर रूम में तो नहीं है? दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, कहीं रोहित स्टोर रूम में तो नहीं है? दोनों रामू काका और सोनलाल जी भागते हैं स्टोर रूम की तरफ। वो अंदर जाकर अंदर का दृश्य देख के घबरा जाते हैं। फर्श पर रोहित गिरा हुआ था, बेहोश था। सामने लोहे की रॉड पड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था, और रोहित के माथे से भी थोड़ा बहुत खून निकल रहा। अब तो सोनलाल जी दौड़कर रोहित को अपनी छाती से लगा लेते हैं। उन्हें कोई होश नहीं था,
वो तुरंत भागते हुए जाते हैं। वो करोड़पति हस्ती जिसके पास कारें अनगिनत थी, वो सड़कों पर पागलों की तरह भागता हुआ जा रहा था, रोहित को अपनी छाती से लगाए हुए। और 1 किलोमीटर दूर उनके फैमिली डॉक्टर का क्लिनिक था। वहां पर वो पहुंचता है, वो कहता है, डॉक्टर साहब कहाँ हो? डॉक्टर साहब निकल कर आते हैं। वो जब सोहनलाल जी को देखते हैं तो सोहनलाल जी से कहते हैं कि अरे सोहनलाल जी, क्या हो गया रोहित को? आप घबराइए मत, पहले आप शांत होइए, रोहित को कुछ नहीं हुआ है, आप घबराइए मत। वो सोहनलाल जी को ठंडा पानी पीने के लिए देते हैं। सोहनलाल जी की तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। यही तो है पिता का प्रेम। अब रोहित का डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उसके घाव पोंछते हैं और उसकी ड्रेसिंग करते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। अब वो सोहनलाल जी से कहते हैं, सोहनलाल जी आप शांत हो जाइए, रोहित बिल्कुल ठीक है, कुछ मिनटों में रोहित को होश आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। सोहनलाल जी कह रहे थे, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरी तो जिंदगी वीरान हो जाएगी, मैं जी नहीं पाऊंगा अपने बेटे के बिना। तभी इतने समय में जो है रोहित को होश आ जाता है। अब उस 5 साल के बच्चे को सोहनलाल जी अपने छाती से चिपका लेते हैं और कहते हैं, बेटा मुझसे वादा कर, तू आज के बाद ऐसी शैतानी नहीं करेगा। पता है तेरे पिता का क्या हाल हो गया है? अब डॉक्टर साहब भी पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अब वो डॉक्टर साहब सोहनलाल जी और जो बेटा है उसे लेकर रोहित को लेकर बाहर आते और देखते हैं बाहर आकर कि अरे सोहनलाल जी की कार कहाँ है? तो सोहनलाल जी कहते हैं, मुझे तो कोई उस समय होश ही नहीं था, मैं तो छाती से चिपकाए हुए रोहित को सड़कों पर पागलों की तरह भागता हुआ आया था। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर, धन्य है पिता का प्रेम पुत्र के प्रति, धन्य है। अरे सोहनलाल जी, आपका पुत्र तो अब तो सही है, अब तो खुश हो जाइए। सोहनलाल जी मुस्कुरा देते हैं। अब डॉक्टर साहब अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि पेशेंट से कहिए कि डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं, सही है, मैं 5 मिनट में जो है सोहनलाल जी और रोहित को उनके घर तक ड्रॉप करके आता हूं। क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर के साथ साथ सोहनलाल जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे। डॉक्टर साहब सोहनलाल जी और रोहित को कार में बैठाते हैं और उन्हें घर तक ड्रॉप करते हैं। जब सोहनलाल जी अपनी कोठी में प्रवेश करते हैं तो रामू काका का तो रो रो के बुरा हाल था। रामू काका भागते हुए आते हैं और रोहित को अपने कलेजे से लगा लेते हैं और कहते हैं, पता है बेटा तेरे दादू का क्या हाल हो गया था? आज के बाद तू वादा कर अपने दादू से कि तू ऐसी शैतानी नहीं करेगा। तो सोहनलाल जी कहते हैं कि रोहित ने मुझसे वादा कर लिया है काका जी, अब वो ऐसी शैतानी नहीं करेगा। समय का पहिया घूमता है, समय तेजी से व्यतीत होता है और वो 5 साल का बच्चा आज 30 साल का हो चुका होता है। रोहित ने अपनी मनपसंद की लड़की से, दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर ली थी और सोहनलाल जी और रामू काका ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि वो अपने पुत्र के सुख में ही सुखी थे। लेकिन जो लड़की उनके घर बहू बन के आई थी, वो लड़की बिल्कुल अजीब ही थी। वो अपने में ही खोई रहती थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि उसके ससुर भी हैं घर में, उसके दादू भी हैं घर में, उसे कोई मतलब नहीं था। वो तो अपने में खोई रहती थी। उसे तो अपनी किटी पार्टी से फुर्सत नहीं, अपनी फ्रेंड से फुर्सत नहीं,
मूवीज जाने से फुर्सत नहीं, और यहाँ पर सोने पर सुहागा। और रोहित भी अपने पिता को भूल चुका था एक तरह से। वो धन के नशे में इतना चूर था कि धन कमाने में, वो अपने कारोबार को बढ़ाने में ही लगा हुआ था। उसके पास इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि आके चंद मिनट वो अपने पिता के पास बैठे, उनसे बातचीत करे, उनसे पूछे कि पिताजी आपकी तबीयत ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं। ये तो भूल ही चुका था रोहित। कारोबार बढ़ाने में लगा हुआ था, करोड़ों की डीलिंग करने में लगा हुआ था, और उसकी पत्नी अपने में ही खोई रहती थी। इस गम में सोहनलाल जी घुलते जा रहे थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे उनके पास आके बैठें। बुढ़ापे में हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका अटेंशन दें, उनसे बातचीत करें, लेकिन यहां पर रोहित को होश ही नहीं था। अब सोहनलाल जी बीमार होते जा रहे थे। उनके दुख के साथी तो केवल रामू काका बने हुए थे। जब सोहनलाल जी 65 साल के हो गए थे तो रामू काका तो 90 साल को क्रॉस कर चुके थे। अब क्या था, सोहनलाल जी पूरे रात खांसते रहते थे, वो बहुत बीमार हो चुके थे। इस बात से उनकी बहू को बहुत परेशानी होती थी। बहू कहती, पता नहीं बुढ़े को क्या हो गया है, पूरे दिन पूरी रात खांसता रहता है। ये है तमीज बहू की, बोलने की अपने ससुर के लिए। वो रामू काका और सोहनलाल जी दोनों से बदतमीजी से बात करती थी उनकी बहू। अब वो अति कर देती है। वो क्या करती है कि जो कोठी के बैक साइड में स्टोर रूम था ना, उस स्टोर रूम को वो सफाई करवाती है, नौकरों से पूरा साफ करवा देती है, सारा कबाड़ बेच देती है, और उस स्टोर रूम में 2 पलंग डलवा देती है, एक सोहनलाल जी के लिए और एक रामू काका के लिए। फिर भी वो दोनों कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं बस बच्चे सुखी रहें। ये है पिता का प्रेम, ये है दादू का प्रेम। और वहां पे उन बच्चों को होश ही नहीं है। अब क्या था, सोहनलाल जी तो बीमार होते जा रहे थे। एक दिन रामू काका जब उठते हैं तो उनकी नजर पड़ती है कि सोहनलाल जी कपकपा रहे हैं। अब जब वो आवाज देते हैं, सोहन बेटा, सोहन बेटा, वो कोई रिप्लाई नहीं देते। रामू काका माथे पर हाथ रखते हैं तो सोहनलाल जी का माथा तो बहुत गर्म था। वो तुरंत भागते हुए कोठी के अंदर आते हैं और कहते हैं, बहू रानी, बहू रानी, सोहन बेटा को बहुत तेज बुखार है। वहां पे बहू रानी कहती है, अरे तुम दोनों ने तो हमारा चैन छीन लिया है, हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो, क्या हो गया, क्या हो गया। वो कहते हैं रामू काका, बेटा सोहन बेटा को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुला ले। अरे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं दवाई दे रही हूँ, दवाई दे दो, लेकिन कुछ खिला के देना, ऐसे मत दे देना खाली पेट। तो वो दवाई की शीशी निकाल कर देती है और कहती है कि केवल 2 चम्मच देना, अगर ज्यादा दे दिया तो बुढ़ा तय बोल जाएगा। जैसे ये बात सुनते हैं रामू काका तो उनको बहुत दुख पहुंचता है कि देखो ये कलजुगी बहू है जो अपने ससुर के लिए क्या कह रही है। लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते बेचारे। वो दवाई के साथ बिस्किट का पैकेट भी लेके आते हैं अंदर से, बड़ी मुश्किल से एक बिस्किट खिला पाते हैं। उसके बाद वो दवाई की शीशी खोलते हैं और 2 चम्मच पिलाते हैं। उसके बाद वो जो है सोहनलाल जी से कहते हैं कि बेटा तुम उठना बिल्कुल मत, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आता हूँ।
देखिए इस एज में भी रामू काका सोहनलाल जी का पूरा ध्यान रखते थे। उनके लिए सुबह की चाय, अखबार, उनका नाश्ता, उनका खाना, रात का खाना, सब कुछ सोहनलाल जी का सब कुछ जो है रामू काका लेके आते थे। 90 साल से ऊपर हो चुके थे वो, देखने की बात थी। अब क्या होता है कि रामू काका उनके चाय नाश्ता बनाने के लिए जाते हैं, चाय नाश्ता बना रहे होते हैं। उसके बाद जब वो चाय नाश्ता लेकर स्टोर रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोहन बेटा जमीन पे गिरा हुआ है, और ये वही स्थान था जहां पर बचपन में रोहित गिरा था। सोहनलाल जी के माथे से खून बह रहा था। वो तो घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं, बहुरानी बहुरानी, बहुत तेज आवाज में कोठी के बाहर से चिल्लाते हैं। वो आती है, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? वो कहते हैं कि सोहन बेटा जमीन पे गिरा पड़ा है और उसके माथे से बहुत खून निकल रहा है बहुरानी। तो वो कहते हैं, तुम दोनों तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। वो वहां पे जाती है और देखती है कि वास्तव में सोहनलाल जी के माथे से खून निकल रहा होता है और वो बेहोश है। वो ये नहीं करती है कि उठाकर रामू काका की सहायता से बिस्तर पे लिटा दे, उल्टा वो फोन कर रही है रोहित को फोन करके कहती है, तुम्हारे पिताजी ने तो दिमाग खराब कर रखा है, दोनों बुड्ढों ने दिमाग खराब कर रखा है। पता है क्या हुआ है? वो अपने बिस्तर से नीचे गिर गए हैं तुम्हारे पिताजी, और उनके माथे से खून निकल रहा है। जल्दी से आओ, तुम संभालो उन्हें, मैं नहीं संभाल सकती। और वहां पर वो निर्लज बेटा पता है क्या कहता है कि मैं तो इस समय करोड़ों की डीलिंग में हूं, मीटिंग चल रही है बहुत जरूरी, मैं अभी नहीं आ सकता। तुम एक काम करो, डॉक्टर साहब को फोन कर दो, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। फैमिली डॉक्टर है हमारे, अच्छे टर्म्स है उनसे। तो बहुरानी जो है क्या करती है, डॉक्टर साहब को फोन कर देती है, और तब तक सोहनलाल जी फर्स्ट पर ही गिरे हुए थे। उन्हें उठाने में सहायता नहीं दे रही थी। रामू काका कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बुढ़ी हड्डियों में कहां जान थी। भाई बहुत बुरे हो चुके थे वो तो उठा नहीं सकते थे सोहनलाल जी को। अब क्या होता है कि डॉक्टर साहब तो सोहनलाल जी के घनिष्ठ मित्र थे। वो जैसे ही सोहनलाल जी के बारे में सुनते हैं, वो सब कुछ काम छोड़कर, अपने सारे पेशेंट छोड़कर, वो तुरंत सोहनलाल जी की कोठी पर पहुंचते हैं। और कोठी के अंदर जा रहे होते हैं, तभी बहुरानी आवाज देती है, अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे आ जाओ। तो डॉक्टर साहब सोचते हैं कि ये पीछे की तरफ, स्टोर रूम की तरफ क्यों बुला रही है बहुरानी। डॉक्टर साहब आते हैं और फर्श पर सोहनलाल जी को गिरा हुआ देखकर वो तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि करोड़पति सोहनलाल जी की क्या हालत बना दी है उनके बेटा बहू ने, उन्हें स्टोर रूम तक पहुंचा दिया। लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते उस समय, क्योंकि उनके लिए सोहनलाल जी का स्वास्थ्य सबसे पहले था। वो तुरंत सोहनलाल जी के पास आते हैं और रामू काका और डॉक्टर साहब मिलकर सोहनलाल जी को उनके बिस्तर तक पहुंचाते हैं। इसके और वो बहू खड़ी हुई, कमर पर हाथ रखी हुई है और खड़ी हुई है, देख रही है, मदद के लिए आगे नहीं आती। अब क्या होता है, डॉक्टर साहब घाव पोंछते हैं और ट्रीटमेंट आरंभ करते हैं, उनका ड्रेसिंग करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके बाद तो उनका जो है सब्र का बांध टूट जाता है। वो तुरंत ही कहते हैं कि तुम कैसी बहू हो, तुमने ये क्या हालत बना रखी है सोहनलाल जी की, मेरे घनिष्ठ मित्र की। तुमने उसे, जो करोड़पति सोहनलाल हुआ करता था, उसे तुमने जो है स्टोर रूम तक पहुंचा दिया है, नौकरों से बदतर व्यवहार कर रहे हो उनके साथ।
कहाँ है रोहित? वो कहती है रोहित अपनी जरूरी मीटिंग में है, वो अभी नहीं आ सकता। और तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? बताओ, ये बहू अपने बुजुर्ग से बात कर रही। डॉक्टर साहब भी उनके बुजुर्ग थे, लेकिन तमीज ही नहीं थी बोलने की। ऐसी तो बहू थी। अब क्या होता है कि जो है वो तुरंत डॉक्टर साहब रोहित को फोन लगाते हैं। रोहित की मीटिंग खत्म हो चुकी थी और रोहित जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा था। तो डॉक्टर साहब का वो फोन उठा लेता है और कहता है, हाँ डॉक्टर साहब पहुंच गए घर पे? सही है पिताजी अब? वो कहते हैं कि तू पूछ रहा पिताजी ठीक है? तुझे पूछने का हक है? तुझे इतना भी होश नहीं है कि तेरी बीवी जो है तेरे पिताजी के साथ कैसा व्यवहार कर रही है? उन्हें स्टोर रूम तक ले आई है। रामू काका इतने बुजुर्ग हैं जिसने तुम्हें दादू का प्यार दिया, दादू की तरह उन्होंने जो है हमेशा तेरी जो है परवरिश की। तूने उन्हें और अपने पिता को स्टोर रूम तक पहुंचा दिया है। कैसा बेटा है तू? तुझे तो याद भी नहीं होगा, जब तू 5 साल का था तो इसी जगह पे जहां पर सोनलाल जी आज गिरे हैं, उसी जगह पे तू गिरा था, तुझे चोट लगी थी। तो वो बाप जो करोड़पति था, इतनी कारें थी, वो सब कुछ भूल जाता है पुत्र के प्रेम में, और पुत्र को कलेजे से लगाए हुए भागते हुए सड़कों पर जा रहा था पागलों की तरह, और तुझे मेरे क्लिनिक तक लाया था। तू सब कुछ भूल चुका है। अब जब रोहित को इसके बारे में पता चलता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस समय ही, अपने वहां पे ही। और वो कहता है, डॉक्टर साहब आप कुछ मत कहिए, मैं अभी तुरंत आ रहा हूं। और रोहित जो है तुरंत घर पहुंचता है। जब उसकी पत्नी भी ये सब बातें सुनती है तो उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। अब वो जो है दोनों डॉक्टर साहब से माफी मांगते हैं। इतनी देर में सोनलाल जी को भी होश आ जाता है। सोनलाल जी जो है अपने पुत्र को, अपनी बहू को पास में खड़ा देखकर बहुत खुश होते हैं। अब रोहित डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब, इस कामयाबी और दौलत की चकाचौंध ने हम जैसे नवयुवकों को भटका दिया है। हम भूल जाते हैं कि असली संपत्ति तो हमारे बुजुर्ग हैं। अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है तो ऐसी हजारों कामयाबी हमें मिलेंगी। हम भूल जाते हैं, पिता के उस प्रेम को भूल जाते हैं, माता के उस प्रेम को भूल जाते हैं जो उन्होंने हमें बचपन से अब तक दिया होता। मुझे क्षमा कर दो पिताजी, मुझे क्षमा कर दो। वो उनके पैरों में गिर जाता है, बहू और बेटा दोनों गिर जाते हैं। वो रामू काका के भी पैरों में गिरते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। वो कहता है रामू काका से, काका आप मेरे दादू हो और मैं अपने दादू को भूल गया। मैं भूल गया कि आपने बचपन से मुझे अब तक कितना प्यार दिया है। रामू काका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो खुश थे, सोनलाल जी खुश थे कि उनका बेटा बहू सही रास्ते पर आ चुके थे। बड़े आदर और सत्कार के साथ दोनों बेटा बहू सोनलाल जी और रामू काका को कोठी के अंदर लाते हैं और उनका बड़े प्रेम से, बड़े आदर सत्कार के साथ सेवा करने लगते हैं। अब रोहित रोज समय निकालता था अपने पिता के पास और रामू काका के पास आके बातचीत किया करता था। अब सब सही हो जाता है, सब आनंदमय हो जाता है और यहाँ पे कहानी पूर्ण हो जाती है। पिता और पुत्र के प्रेम में अंतर, इतना अंतर क्यों? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।